सीएम धामी, सीएम पुष्कर धामी पहुंचे गोंडा। दिल्ली सेवा धाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। अयोध्या में उत्तराखंड के सीएम के महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात, लिया स्वास्थ्य का हालचाल। महंत ने धामी को रामनामा भेंट कर दिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों की होगी काउंसलिंग। हर जिले में बनेगा यातायात जागरूकता केंद्र। पर्यटकों पर चढ़ा उत्तराखंड का कुमार। उमड़ी भीड़। नैनीताल, हरिद्वार और मसूरी भी पर्यटकों से पैक। यातायात प्लान फेल, जाम में फंसे लोग। उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। सभी को सतर्क रहने के निर्देश। दून में बूंदाबांदी शुरू। उत्तराखंड में कोरोना के शनिवार को मिले 8 नए संक्रमित। 177 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। एक भी मरीज की मौत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड खबरों की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको सीधे हरियाणा ले चलेंगे, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इस वक्त जो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 71 हाई हिप स्टोर का विधायक शुभारंभ कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। उपस्थित सभी ऑनलाइन जुड़े हुए, चाहे हमारे स्पीकर साहब, हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर नोएल लाल जी, बहुत से ऐसे सज्जन मुझे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। हमारे कई विधायक भी इसमें साथ जुड़े हैं। 71 स्थानों पर आज ये साइमल्टेनियसली एक साथ इन हरहित स्टोर्स का एक प्रकार से उद्घाटन हो रहा है। अभी मैं प्रत्यक्ष फरूख नगर में एक स्टोर का उद्घाटन करके आया हूँ। आप सबके भी सभी 71 स्टोर्स को आज चालू कर दिया गया है। जानकारी के लिए ये संख्या 71 इसलिए रखी गई है कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका 71वां जन्म दिवस ये वर्ष चल रहा है, उनकी जयंती का वर्ष चल रहा है, इसलिए संख्या हमने 71 रखी है। लेकिन ये पहला चरण आज शुरू हुआ है। आने वाले समय में हमारी योजना है कि हम इस प्रकार के 5000 हरहित स्टोर्स इनको खुलवाएंगे। और 5000 स्टोर्स का मतलब शहरों में भी, गाँव में भी 10,000 से आबादी के ऊपर एक शहरों में एक स्टोर, और ऐसे 3000 की आबादी पर गांव में भी एक स्टोर। तो ऐसे लगभग संख्या ये 5000 बनी है। 5000 खुलने के बाद इसका किस प्रकार का रिस्पांस मिलता है, कैसा इसका प्रत्युत्तर मिलता है, उसकी योजना फिर आगे भी बनाई जा सकती है। इसी प्रकार हमने बड़ी संख्या में वीटा के बूथ ये भी खोले जाएं गाँव-गाँव में, शहर में, उसकी भी डिपार्टमेंट की ओर से योजना बनाई जा रही है, ताकि ऐसे ये जो बूथ खुलेंगे, हर बूथ पर 2 से 3 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है और बहुत लोगों को अप्रत्यक्ष भी मिलता है। अप्रत्यक्ष यानी एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन, जो कंपनी हमको ये सामान पहुंचाएगी उसका, और फिर वो जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसके उत्पाद के बनाने में, प्रोडक्शन में, वहाँ भी हजारों लोग जो है इनको काम मिलेगा। तो एक प्रकार से ये जो बाजार गाँव में, शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं सस्ते दाम पर और अच्छी क्वालिटी, क्योंकि सब टेस्टेड क्वालिटी होगी। आज जैसे मुझे बताया गया है कि 60 कंपनियों का सामान ये इन। और अब बात करेंगे उत्तराखंडी खबरों की, और बात करेंगे गोंडा की। गोंडा से खबर है, यूपी दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी गोंडा पहुंचे हैं। नवाबगंज के महेशपुर गांव पहुंचे हैं धामी। दिल्ली सेवा धाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम धामी। यूपी दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी हैं। 2 दिवसीय सीएम धामी का यूपी दौरा है। कल उन्होंने अपना समय अयोध्या में बिताया, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, सरयू तट पर पहुंचकर वहां आरती की, और आज गोंडा के लिए रवाना हुए हैं। हवन पूजन, धर्मशाला का भूमि पूजन के बाद अयोध्या रवाना होंगे। खबर मंगलौर से है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई है सटीक। मौसम का एक बार फिर मिजाज बदला है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह से हो रही है लगातार बारिश। बारिश से आम जनजीवन भी
अस्त व्यस्त हुआ है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। तेज बारिश के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तैयार धान की फसल प्रभावित हो सकती है इस बारिश से। मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की थी और उसका असर भी देखने को मिलने लगा है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही। और इसी बीच आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमी हॉस्पिटल बेड्स की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी आईसीयू बेड्स की हुई थी। उसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार 7 नए हॉस्पिटल with a total capacity of 6,800 बेड्स, 6800 बेड्स बनाने जा रही है। और ये 7 के 7 हॉस्पिटल्स 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ शायद पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने के अंदर ये 7 हॉस्पिटल्स बनके तैयार हो जाएंगे 6800 बेड्स के। आज हम लोगों ने शालीमार बाग के 1430 बेड्स के हॉस्पिटल का हम लोगों ने एक तरह से नींव रखी है। आज से 6 महीने के अंदर ये 1430 बेड्स का हॉस्पिटल बनके तैयार हो जाएगा। एक खूबी तो ये है कि 6 महीने के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। मैं पीडब्ल्यूडी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया है और उन्हें पूरा यकीन है। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के साथ जब बातचीत की, उन्हें पूरा यकीन है कि वो 6 महीने के अंदर इसे पूरा कर लेंगे। इस बेड में, इस हॉस्पिटल का हर बेड आईसीयू बेड होगा। 1430 के 1430 बेड्स आईसीयू बेड्स होंगे। इसका मतलब कि हर बेड पे ऑक्सीजन होगी, हर बेड पे वो जो मॉनिटर्स होते हैं आईसीयू के अंदर वो सारे होंगे। अगर उसे नॉर्मल बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें, नॉर्मल बेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आईसीयू बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो 1430 के 1430 बेड्स पे आईसीयू का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद होगा। एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पहले हमारी सरकार बनने के पहले जब अस्पताल बना करते थे तो नॉर्मल बेड एक सरकारी हॉस्पिटल में, मान लो 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनना है तो उसका जो लागत आती थी 1 करोड़ रुपए पर बेड के हिसाब से लागत आती थी। 2015 के पहले, हमारी सरकार बनने के पहले नॉर्मल बेड की लागत, ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसकी टोटल लागत 275 करोड़ रुपए है। 1430 बेड्स 20 लाख रुपए पर बेड की लागत आ रही है और वो भी आईसीयू बेड की। हमारी सरकार के पहले 1 करोड़ रुपए पर बेड नॉर्मल बेड की लागत आती थी। हम लोग 20 लाख रुपए पर आईसीयू बेड की लागत के ऊपर इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, सारी आईसीयू की फैसिलिटीज होंगी। वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना था। अब दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी फैसिलिटीज आज सरकारी महकमे में, सरकारी क्षेत्र में दिल्ली में है। इसको अब हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे ले जाना है और आप देखेंगे कि अब हम जो करने जा रहे हैं अगले साल 1.5 साल के अंदर, जो पूरा हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, एक एक दिल्ली के नागरिक का पूरा डेटा, उसकी हेल्थ का डेटा, हर नागरिक का, गरीब हो अमीर हो,
उसका डेटा कंप्यूटर पे होगा हमारे साथ। उसे कोई पर्ची वर्ची लेके नहीं जानी। किसी भी अस्पताल में जाएगा, उसकी पुरानी जितनी एक्सरे रिपोर्ट है बचपन से लेके आज तक की, उसकी जितनी एमआरआई आज तक उसने कराई, सब कुछ हमारे पास उसका डेटा कंप्यूटर के ऊपर होगा। बड़े खबरों की ओर, उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू से फोन पर प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित कार्मिकों को संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट पर रखा जाए। कहीं भी कोई घटना होती है तो रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। जरूरत होने पर प्रभावितों को तत्काल राहत मिले। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। चारधाम यात्रियों, पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अयोध्या के 2 दिवसीय भ्रमण पर हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश बने हुए हैं। दानिश, कितना अहम है जिस तरह का फैसला सीएम ने लिया है और अपील भी की है, और पूरा ध्यान रख रहे हैं, कहीं भी अगर कोई अनहोनी होती है तो सभी को कहा गया है कि वहां पर मुस्तैद रहें, मौके पर मौजूद रहें। दानिश, आपका फोन म्यूट है, हम चाहेंगे उसे अनम्यूट कर दे ताकि आपकी आवाज जो है हम तक पहुंच सके। जी 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 बिल्कुल, जैसा कि मौसम विभाग द्वारा 2 दिन की जो चेतावनी दी गई थी भारी बारिश की जो पर्वतीय क्षेत्र में, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने एसएस संघू जो मुख्य सचिव उनसे बात की है और जो सभी जो विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है कि कहीं भी कोई अनहोनी ना हो। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा चल रही है उसमें उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कदम उठाया है कि कहीं भी कोई अनहोनी ना हो। उसके लिए सभी जो अधिकारी हैं और जो विभाग हैं वो अलर्ट पर रहें और इस चीज पर ध्यान दें कि कहीं भी कोई अनहोनी ना हो। जी दानिश, कह सकते हैं मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर हैं, उसके बावजूद उन्हें प्रदेश की खासी चिंता है। और जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि भविष्यवाणी की है कि भारी बारिश हो सकती है, उसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जो आदेश सीएम ने किए हैं उसका असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में हैं और आज वो यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक कहीं ना कहीं देखते हुए कि चेतावनी को देखते हुए मुख्य सचिव उनसे बात की है और कहीं ना कहीं उनको फिक्र है प्रदेश की कि वो अयोध्या दौरे पर हैं, लेकिन वो उत्तराखंड की भी फिक्र कर रहे हैं और सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और जो विभाग हैं उन्होंने सभी जो नदी किनारे जो रहने वाले लोग हैं जो सबको अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और उच्च क्षेत्र पर रहने के लिए कहा गया है कि जब तक ये 2 दिन की जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अलर्ट पर रहें और नदियों से दूर और नदी नालों से दूर रहें। जी दानिश, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सतर्कता की जरूरत ज्यादा है, जहां ज्यादा बारिश हो सकती है, व्यवस्थाएं जो हैं वो हो सकती है, व्यवस्थाएं बिगड़ सकती? जी बिल्कुल, जैसा कि पर्वतीय क्षेत्र में मौसम विभाग ने अलर्ट पर जारी रहने का, जैसे चंपावत, टेरी और जी पौड़ी, देहरादून और अन्य जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया भारी बारिश की। हालांकि देहरादून में या अन्य क्षेत्रों में भी जो मौसम विभाग की चेतावनी दी गई थी, भविष्यवाणी की गई थी, वो सच साबित होती दिखाई दे रही है। देहरादून में भी अभी फिलहाल लगातार बारिश सुबह से हो रही है और अभी भी जारी है। जी दानिश, अगर बात करें इस वक्त पर्यटकों का बिल्कुल जमावड़ा लगा हुआ उत्तराखंड, नैनीताल की बात करें, देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, बहुत सारे पर्यटकों की संख्या है, होटल लॉज तक भर चुके हैं। अब आगे पर्यटक ना आए और मौसम की जो भविष्यवाणी है, कितना बड़ा खतरा है, कितनी चिंता का विषय है? जी बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि 2 दिन की बारिश जो की चेतावनी दी गई है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय उत्तराखंड के लिए क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन सीएम ने चिंता जाहिर की है, भले ही वो अयोध्या दौरे पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजामात के उन्होंने निर्देश दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमसे जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम धामी जो भविष्यवाणी मौसम को लेकर हुई है उसको लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना के मुश्किल समय में अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये इन आंखों से समझा जा सकता है। बच्चों को वहाँ पे जब फोन आया तो मैं वही बड़े भैया के पास गया। मैंने भैया ऐसा हो गया, तो भैया भी एकदम से चिल्लाए क्या हो गया, तो बच्चे वहीं थे सामने। बिटिया को पता चल गया, बिटिया बहुत रोई है बहुत जोर से कि अब क्या होगा, मेरी मम्मी को ला दो, मेरे पापा को कौन देखेगा। वीडियो कॉल पे बोलते थे कि मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल में खुद कोरोना पॉजिटिव थी उस टाइम पे, मैं क्वारंटीन हो रखी थी। तो मैं भैया देख के आए और उस समय वो सो रहे थे। थोड़ी देर में घर पे फोन आ गया कि वो नहीं है। अभी मम्मी को ढूंढती है तो घुमाने ले जाती हो कि दिन रात ऐसी बोलती मम्मी कहाँ है मम्मी कहाँ है। सोते समय भी कहती थी कि यहाँ पे मम्मी सोती थी। रास्ते में ले जाता हूँ तो कहते हैं यहाँ पे मम्मी, हर पूरे कॉलोनी के चक्कर कटाती है कि इस रास्ते चलो इस रास्ते चलो। जो भी आती है वहाँ पे लेडीज उनसे पूछती मम्मी कहाँ है। उनकी माँ की ये इच्छा थी, वो उनका सपना प्लान बहुत थे हमारे दोनों के, घर बनाने का, लड़की की शादी करने का और इसको पढ़ाने का। तो वो तो चली गई, मैं कोशिश करूँगा। कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद जब सामने पहाड़ सी जिंदगी जीने की चुनौती थी और साथ कोई नहीं था, उस मुश्किल वक्त में इन सभी का साथ देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की वात्सल्य योजना, जिसने आज इन चेहरों में एक आत्मविश्वास जगाया है कि वो अब अकेले नहीं हैं। उत्तराखंड सरकार का साथ उनके साथ है। तो ये कि वात्सल्य योजना से हमको ये बेनिफिट होगा, बच्चों के डायरेक्ट कोई ट्यूशन फीस नहीं रुक रही है ना, और डायरेक्ट अकाउंट्स में हमें किसी के आगे जाना नहीं पड़ा। आगे ज़िंदगी में सरकार ने जो मदद की है सब लोगों को, आदमी को सारा मिल जाता है। जो बहुत ही लाचार है घर से, हिम्मत आ जाती चलो भाई थोड़ा बहुत आने को सहायता मिल रही है। तो वात्सल्य योजना इन जिंदगियों के लिए सहारा बन रही है और आगे आने वाली मुश्किलों को दूर कर रही है। आज वात्सल्य योजना के सहारे कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के जीने का आधार बन रही है उत्तराखंड सरकार। 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता एवं संरक्षक की मौत पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए वात्सल्य योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें इस योजना के माध्यम से बच्चों को 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही उनकी शिक्षा, पोषण व संरक्षण का भी प्रावधान उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है।
अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड सरकार द्वारा 5% के क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार आज उनके जीने का एक मजबूत आधार बन रही है ताकि उनकी जिंदगी का हर मकसद पूरा हो सके। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सहारा बनी उत्तराखंड सरकार। वात्सल्य योजना से देश के उज्जवल भविष्य के सपने को करना है साकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे खबर की जो गोंडा से आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। यूपी के लोगों को उत्तराखंड का न्योता भी दिया है सीएम धामी ने। यूपी सीएम के कार्यों को सराहा है। और इसी बीच आपको लखनऊ ले चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब अब कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। भाई संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। नितिन अग्रवाल हैं, उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंचे हैं। नितिन अग्रवाल भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस वक्त प्रत्याशी के साथ खड़े नजर आए हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा का नामांकन कराया था और अब बीजेपी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी नितिन अग्रवाल के साथ मौजूद नजर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए। पहले ये कहा जा रहा था बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। हमेशा यही देखा गया विपक्षी पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी होता है क्योंकि अध्यक्ष पद सरकार के पास होता है। बढ़ेंगे अगली खबर के लिए। भाजपा में टिकट के दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। काशीपुर सीट में मचे इस घमासान से हाई कमान के सामने भी दावेदार का चयन करना मानो कोयले की खान से हीरा तलाशने जैसा हो गया है। दरअसल ये घमासान वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा के दावेदारी मैदान से बाहर होने के बाद मचा है, जहां चीमा ने अपने पुत्र को अगले दावेदार के रूप में खड़ा कर दिया है। तो वहीं पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर बलराज पासी की गतिविधियों से काशीपुर का जमीनी भाजपा पूरी तरह से आहत है। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भाजपा में टिकट की दावेदारी को लेकर चल रही नूरा कुश्ती पर जमकर चुटकी ले रही हैं। देखिए रिपोर्ट। काशीपुर विधानसभा सीट जिस पर भाजपा का पिछले लंबे समय से कब्जा है और कब्जा भी ऐसा कि इस सीट पर भाजपा हमेशा अपनी जीत पक्की मानती है। लेकिन इस सीट पर जिसने भाजपा को 4 बार से जीत का स्वाद चखाया है वो हरभजन सिंह चीमा अब राजनीतिक संन्यास लेकर अपने बेटे को अगले टिकट का वारिस घोषित कर चुके हैं और पार्टी हाईकमान से टिकट की मांग कर रही है। हरभजन सिंह के राजनीतिक संन्यास से जहां पार्टी को लंबे समय से सेवा करने वालों को टिकट की उम्मीद जगी थी, वहीं चीमा के बेटे को अगला टिकट का वारिस बनाकर भाजपा में दावेदारों में घमासान छिड़ गया है। कोई पैरासूट दावेदारी पर जनता के बीच अपना चेहरा चमका रहा है तो कोई राजा का बेटा ही राजा होगा इस परंपरा को बढ़ा रहा है।
वहीं कुछ दावेदार ऐसे हैं जो पार्टी की सेवा करते हुए बाल सफेद तो कर चुके हैं, लेकिन पार्टी आज भी उनकी निष्ठा को नजरअंदाज करके बैठी है। जबकि काशीपुर में दावेदारों की लंबी फहरिस्त में हाईकमान के सामने कई संकट खड़े हो रहे हैं। वहीं पार्टी में ही अंदरूनी गुटबाजी का भी बीज पनपने लगा है। मैं नहीं समझती कि अब लोगों का क्या उनके प्रति नज़रिया होगा, ये तो लोग ही उससे बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, लोग अपनों को अधिक स्वीकार करते हैं, ये हम सब जानते हैं। बहुत समय से काशीपुर के अंदर बहुत लोग बिल्कुल तन मन से पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, कोई 30 साल पुराना कार्यकर्ता है, कोई 20 साल पुराना कार्यकर्ता है, तो सभी को एक आस थी कि शायद आने वाले समय में टिकट हमें मिले, और सब वही आस लगाए हुए आज भी बैठे हैं। काशीपुर सीट पर दावेदारी का घमासान सिर्फ भाजपा में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी है। लेकिन पुत्र मोह का जो दांव भाजपा विधायक हरभजन सिंह ने खेला है, उससे काशीपुर सीट पर भाजपा में दावेदारों का घमासान छिड़ गया है। भाजपा विधायक के बेटे को टिकट का दावेदार बताने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, जिससे भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। चाहत है, ये एक लोलुपता है सत्ता के प्रति, जो अगर वो आज मांग रहे हैं और हमेशा ये कहते रहे कि मेरी काबिलियत पे मुझे पार्टी टिकट देती है, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, तो और आज अगर वो इस बात पर अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो ये सत्ता की लोलुपता है, सत्ता के प्रति आकर्षण है। और क्या है कि वो ना तो पुत्र मोह को छोड़ पा रहे हैं और ना कुर्सी की चाहत को, और वो राजशाही वाले समय पे लौटना चाहते हैं जहां राजा का बेटा राजा होता था। ऐसा हो नहीं पाएगा। आम आदमी को भी अधिकार है राजनीति में आकर जनता की सेवा करने का। 2022 में काशीपुर की जनता इसका जवाब देगी। भाजपा में मचे टिकट के घमासान से पार्टी हाईकमान के सामने दावेदार का चयन करना बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ विधायक पुत्र की दावेदारी से अन्य भाजपा नेताओं का हाजमा खराब हो गया है, तो दूसरी ओर पार्टी में पकड़ और मंत्री की नजदीकी से टिकट की दौड़ में बढ़ रहे बलराज पासी के जनसंपर्क में खलबली मची हुई है। वहीं निष्ठावान भाजपाई ऐसे में दावेदारी का दम तो भर रहे हैं, लेकिन खुद को ठगा भी महसूस कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर किसकी झोली में भाजपा का टिकट गिरता है और प्रमोट किए गए चेहरे को मौका मिलता है, या फिर कर्मठ कार्यकर्ता को हाईकमान तवज्जो देता है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे। चलिए, आपको बता दें, नगर विमानन मंत्रालय की ये बैठक